हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में अब नेक्स्ट टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका आज का टॉपिक क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102। क्या है हम लोग का टॉपिक? डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब व्हाट इज डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है? तो अंडर आर्टिकल 102, 102, आर्टिकल 102 जो है आपका, उसके अंडर अनुच्छेद 102 के अंडर आपका क्या किया जाता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया जाता है। अब आर्टिकल 102 है क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 102 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविजन है जो बताता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की किन किन कंडीशंस में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। क्या बताता है आर्टिकल 102? कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से कंडीशंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अंडर वो क्या हो सकता है, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाई ये हो सकता है। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों पे लागू होता है। मतलब 102 जो आर्टिकल है वो इट इज फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। इट इज नाइदर फॉर ओनली लोकसभा, नीदर फॉर ओनली राज्यसभा, इट इज फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। टोटली इट इज रिटन, इट इज फॉर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के करने में पांच आपको पता होना चाहिए क्या बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पांच बेसिस होते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग एक एक पॉइंट करके लिखते जाइएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सबसे पहला क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा हम लोग समझेंगे आज इसी में कि क्या होता है। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। क्वेश्चन में पूछ देगा अंडर आर्टिकल 102 क्या क्या चीजें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दी गई हैं। तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, या फिर आपको प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है स्पेसिफिकली। पहला हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा हो गया अनसाउंड माइंड, तीसरा हो गया अनडिस्चार्ज्ड, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ये सारे वर्ड बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही लिखा है हमारा, बहुत बड़े बड़े वर्ड से। नॉन सिटीजन, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, जब मैं लिखा समझाता रहता हूँ तो जो भी मैं बोलता हूँ आप लोग खुद से लिखते रहिएगा, ठीक है। नोट्स में अगर ये नहीं है, मैं डिक्टेशन में हर चीज़ नहीं डिक्टेट करता हूँ, जो समझा रहा हूँ आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, रीजन बीइंग कि हर एक पॉइंट में बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, और मैं कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट स्किपिंग एनी टॉपिक हियर। मैं हर टॉपिक को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैं डिक्टेट करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे ऐसे लिखाता हूँ आपको वो भी लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई एमपी है, अगर एमपी किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, क्या करता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से आपको इसके नेक्स्ट इन पांचों को समझा के समझा दूंगा। ये अभी आप समझिए कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो गवर्नमेंट के अंडर है, कोई भी एमपी होल्ड करता है, तो क्या हो जाता है? ही इज डिस्क्वालीफाइड। तो यू कैन राइट हियर, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट if he holds an office of profit under government control, he gets disqualified। ठीक है, इसके बाद अनसाउंड माइंड है। अगर कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया जाता है, क्या मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है? किसके द्वारा? कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसका मतलब कि अगर वो उनका जो दिमाग है वो फिर गया है, या अनसाउंड माइंड मतलब वो हरकतें ठीक नहीं कर रहे हैं, उनका कंडक्ट ठीक नहीं है, तो कोई एक ऐसा ट्रिब्यूनल रहेगा, कोई जो लेटर देगा कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकें, तो वो होता है आपका अनसाउंड माइंड। फिर इसके बाद ये वर्ड है आपका अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियली इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो अपना और हो जाता है और अपना डेब्ट क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब कोई एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लोन ले लेते हैं
और लोन लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो अपने लोन को पटा नहीं पाते हैं, रीपे नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाएंगे वो, और वो बैंकरप्ट हो गए। अब लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो बैंकरप्ट है। तभी वो तो पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना वापस, किसको, लोन बैंक को। अगर वो बैंकरप्ट हो जाते हैं तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। तो ये भी एक ग्राउंड है। तीसरा है नॉन सिटीजन। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो क्या हो सकते हैं, देश के सिटीजन नहीं है। अगर वो सिटीजन थे जिस पर्टिकुलर टाइम में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और बाद में उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी और दूसरे देश में चले गए, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है। और ये आखिरी आपका डिसक्वालिफिकेशन अंडर लॉ। अंडर लॉ अगर कोई एमपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या किसी दूसरे लॉ में जो दिया हुआ है क्या, कि कैसे कैसे और डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उसके तहत भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब मैं आपको अलग से समझाऊंगा ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है क्या क्या। ये 5 मेजर चीजें अभी हम समझ रहे थे कि अंडर आर्टिकल 102 क्या क्या दी हुई हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट लॉज क्या क्या इसमें क्या बोला है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर लॉज। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या लॉज हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लॉ क्या क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये क्या है, आरपीए, रोपा जिसको बोलते हैं, रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब इसको पता होना चाहिए आपको, इस एक्ट के सेक्शन 8 में, इस एक्ट के सेक्शन 8 में क्या बताया गया है, बताया गया है कि अगर कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करप्शन करता हुआ पाया जाता है, क्या करता हुआ पाया जाता है, करप्शन करता, इन दिस पर्टिकुलर एक्ट it has been under section 8 it has been given that if a MP is found in a case of corruption, if he is found in a case of terrorism, if he is found in a case of rape, if he is found in a case of dacoity या किसी और सीरियस क्राइम में ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब ये और ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले दिया हुआ है, मगर आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऐसे करप्ट और रेपिस्ट। तो अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। इट इज ऑल्सो अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, सो वी विल लीव इट हियर ओनली। तो क्या दिया है मैंने बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 8 के अंदर दिया है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करप्शन करता पाया जाता है, टेररिज्म में लिप्त पाया जाता है, या रेप का कन्विक्ट होता है, या डिकॉटी मतलब पैसा वसूली करते पाया जाता है, तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। देन यू कैन राइट सेकंड, कौन सा मैं बता रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको भी अलग से हम करेंगे, सबको अभी डेप्थ में देखेंगे, अभी आप ब्रॉडर समझते जाइए। एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या होता है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, देखिए जब हर हर एक पार्लियामेंट के अंदर जो आपका पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें एक विप होता है। विप जो है, विप का जो ऑफिस है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा नहीं है। विप का मतलब क्या होता है, जो लीडर ऑफ द हाउस, जो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उस हाउस के अंदर, वो जो भी बोलता है, जिसको भी वोट करने बोलता है, जो भी पार्टी का कमांड होता है, वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मानना होता है। ये विप के अगेंस्ट जाना भी क्या माना जाता है, आपका डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी के अगेंस्ट वोट देता है या पार्टी बदल लेता है या बिना रेजिग्नेशन दिए पार्टी बदल लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर और डेप्थ में देखेंगे, बहुत डेप्थ में देखेंगे हम लोग और क्या क्या है चीजें। तीसरा आपका है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज को गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो और कहीं से गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए आपको काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा लेते देखे जाते हैं गवर्नमेंट के पोस्ट पे रहते हुए, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करता है इन सब डिस्क्वालिफिकेशन को, ये आपके दिमाग में आएगा। तो हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन, हु डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजनशिप, टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को ऐसे लिख लीजिए, टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, और यहां लिख लीजिए हु डिसाइड्स। पहला आपका हो गया क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजनशिप, मेंटल अनफिटनेस, इंसॉल्वेंसी, जो मैंने पहले बताया, ये सबको डिसाइड करेगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसकी एडवाइस पे करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लिप पाए गए हैं, सिटीजनशिप इन्होंने छोड़ दी है, मेंटली इल है, अनवेल है, या इंसॉल्वेंट है, पैसा नहीं पटा पा रहे हैं, बैंक करप्ट है। तब इन सब केसेस में कौन हु विल डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्रिमिनल कन्विक्शन, इसको कोर्ट करेगा डिसाइड, कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी ये होगा ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और तीसरा है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, ये स्केड्यूल 10 के अंदर है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा में। तो मैंने देख बताइए, तीन चीजें आपको बताई, तीन टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। पहला आपका हो गया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजनशिप, मेंटल अनवेलनेस, इंसॉल्वेंसी। इन सब का डिसीजन कौन देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल कन्विक्शन में किसी में पाए जाते हैं ये, तो कौन, कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ जो आपका कोर्ट है वो बताएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में होगा तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के लिए जो होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और राज्यसभा के लिए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बताएंगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो है आपका दो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बताया, तो हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर में ऑलमोस्ट सेम साथ साथ पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो आपको ये पता होगा दो आर्टिकल इससे इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल हो जाता है आपका आर्टिकल 102, और उसी के टाइप सिमिलर आर्टिकल हो गया आपका आर्टिकल 191। तो ये आर्टिकल 102 क्या बताता है आपको, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, एमपीज कहाँ कहाँ के, लोकसभा एंड राज्यसभा। और आर्टिकल 191 क्या बताता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, ठीक है। ये एमएल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के लिए होता है ये। तो दोनों के लिए अगर स्टेट प्रोसेस सेम होगा सब में, ठीक है, सारे जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, क्रिमिनल कन्विक्शन, ये चार जो आपके टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। अब ये हु डिसाइड्स जो रहेगा, आपको याद रखना, जहां भी प्रेसिडेंट आएगा वहां गवर्नर आ जाएगा, किसमें, जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी, ठीक है। इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल दोनों मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको पता होगा जैसे क्रिमिनल कन्विक्शन के बारे में, राहुल गांधी जी का केस था, राहुल गांधी केस 2023 में 2 ईयर की सजा की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, काफी न्यूज में था, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद और इंदिरा गांधी का केस था 1976 का एक, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण आपका इलेक्शन के करप्शन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, शाह कमीशन बैठाई गई थी, तो 1976 में वो हुआ था। इसके बाद जया बच्चन केस हुआ था, जया बच्चन का भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था 2004 में। उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ था, वो राज्यसभा की एमपी हुआ करती थी, और उस टाइम उनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ एक फिल्म इंडस्ट्री का कुछ एक पोस्ट दिया था गवर्नमेंट के अंडर। तो फिर केस चला, और सॉरी, केस चला, और ये क्या हुआ, उससे इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम लोग अच्छे से देखते हैं, एक बार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, एकदम डेप्थ में समझते हैं कि कभी आप लोग भूले ना, क्वेश्चन अलग से प्रीलिम्स में या मेंस में आ सकता है इसमें। तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए गवर्नमेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए गवर्नमेंट के अंडर एक ऐसे पोस्ट को होल्ड करता है, गवर्नमेंट के ऐसे एक पोस्ट को होल्ड करता है जो मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो तो उस ऑफिस को बोला जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट से पहले ही पैसा ले रहा है, फिर कोई एक ऐसे पोस्ट पे और है वो, जिसपे गवर्नमेंट का ही पैसा वो और ले रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्लैश होगा क्या, आपका गवर्नमेंट के साथ ही आप दो जगह काम नहीं कर सकते, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा जब आप गवर्नमेंट से और दूसरे काम के लिए मॉनिटरी बेनिफिट लेंगे। बिना मॉनिटरी बेनिफिट के काम को नहीं माना जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जब तक आप पैसे नहीं लेंगे उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। मॉनिटरी बेनिफिट लेंगे तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है, इंश्योर करना है कि लेजिस्लेटिव मेंबर जो हैं
एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव के जॉब में इन्वॉल्व ना हो जाएं। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेंबर का काम है लेजिस्लेचर के लिए काम करना, तो कोई एक ऑफिस ना होल्ड करें। एक्सेप्शन ये है कि एक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के टाइप काम कर सकता है बस कैबिनेट में, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बन के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से पोस्ट इससे एग्जेम्प्टेड हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, ये भी लिख लीजिए आप लोग। तो ये आप लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिखते जाइए, और मैं डेफिनेशन भी दूंगा हिंदी में, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको भी आप लिखा करिए साइड में। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख लिया करिए, जो कि इजी रहेगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो चीजें आपको। तो व्हाट हु आर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड कौन है, तो हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद आपका कौन हो गया, मिनिस्टर इन यूनियन स्टेट, ये भी तो आपका वही हो गया ना मिनिस्टर। मैंने क्या बोला आपको कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होते हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर होते, लेजिस्लेचर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए होते हुए आपको कोई भी दूसरा ऑफिस क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं लेना है। बट आप बोलेंगे सर एमपी जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हैं वो भी तो लेजिस्लेचर के अंदर होते हैं, और साथ में एक और ऑफिस में भी होते हैं जो कि है पीएम का ऑफिस या कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफिस। तो इन सबको एग्जेम्पशन दिया गया है कि इन पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप मगर और कोई आप पोस्ट पे रहेंगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। इसके बाद सेकंड आप लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाद मैंने बताया था आपको क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर, मतलब रोपा, आरपीए रोपा 1951 के अंदर कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन का रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन ये 8 क्या बोलता है, क्रिमिनल कन्विक्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में, क्रिमिनल कन्विक्शन। इसके अंडर क्या बोला जाता है, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को 2 ईयर से ज्यादा का जेल हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राहुल गांधी केस में यही हुआ था, उनको 2 ईयर से ज्यादा का जेल मतलब सजा हो गई थी, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो सेक्शन 8 अभी न्यूज में काफी था। सेक्शन 8 क्या बोलता है, क्रिमिनल कन्विक्शन। क्रिमिनल कन्विक्शन का मतलब अगर 2 साल से ऊपर की आपको किसी क्रिमिनल केस में सजा कोर्ट सुना देता है तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक, इसके बाद आपका रोपा के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर दूसरा सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, करप्ट प्रैक्टिस। आप ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है, क्रिमिनल कन्विक्शन 2 ईयर्स, फिर डिस्क्वालिफिकेशन, करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, अगर कोई लीडर ब्राइबरी या इलीगल प्रैक्टिस करते पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग करप्ट प्रैक्टिस मानते हैं। मतलब करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, किसी काम को करने के लिए पैसे लेते पकड़ा जाता है, करप्शन करने पकड़ा जाता है, या ब्राइबरी लेते पकड़ा जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, करप्ट प्रैक्टिस, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका सेक्शन 9। तीसरा आपका सेक्शन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब है आपका सेक्शन 10 के अंडर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर कोई एमपी या एमएलए है, अगर कोई एमपी और एमएलए है और वो किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियली इन्वॉल्व है किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। मतलब आप गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं आप अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं, ये सेक्शन 10 बोलता है। ये भी एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। सेक्शन 11 क्या बोलता है अब आपका, इसका ये बोलता है आपका रिस्टोरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट किसी डिस्क्वालिफाइड मेंबर की एलिजिबिलिटी वापस ला सकता है। ठीक है, तो ये आपका रोपा के अंडर इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं 8, 9, 10। और ये 11 क्या बोलता है, अगर कोई चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन ला सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 11 किसी भी जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर है उनको वापस उनकी सीट दे सकता है। अब थर्ड हम देखते हैं क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या देखेंगे हम लोग, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो अब एंटी डिफेक्शन लॉ में हम लोग क्या देखेंगे,
एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या वर्क करता है, सबसे पहले आप लोग देखिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में पहला लिखिए वॉलेंटरी, वॉलेंटरी पार्टी रेजिग्नेशन। इसका मतलब है अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मान के चलिए आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो एक्स पार्टी से चुन के आता है, क्या होता है, एक्स पार्टी से चुन के आता है। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में पहुंचता है उस पार्टी के सिंबल और नेम से, और वहां पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद ही रिजाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी, तो क्या होगा, उनको सीधा डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, बिकॉज उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ के, उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो वो दूसरा पार्टी ज्वाइन कर दे या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वॉलेंटरी पार्टी, ये एक एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नॉर्म है, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद है वोटिंग अगेंस्ट पार्टी, वोटिंग अगेंस्ट पार्टी, इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया आपको हर एक पार्टी का एक विप होता है, कहाँ पे, पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर या लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर के अंदर। अगर वो विप को वो फॉलो नहीं करता है, मतलब पार्टी लाइन से वो अलग चला जाता है, तो भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। अगेंस्ट विप, अगेंस्ट विप जाना भी, पार्टी लाइन के जाना भी डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट एमपी के बारे में जानते हैं। इंडिपेंडेंट एमपी कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, ये दो तो बात हो गए जो पार्टी से चुन के आए। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, इलेक्शन जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप 5 साल इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं चुन सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट एमपी कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। समझ आया आप लोगों को, कब डिस्क्वालीफाइड होंगे, आप निर्दलीय लड़के आए हैं, आप निर्दलीय रहेंगे 5 साल। इसके बाद तीसरा, राज्यसभा के लिए अलग से या नॉमिनेटेड मेंबर के लिए, तो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए अगर इसमें दो केसेस हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड एमपी ज्वाइनिंग, लिख लीजिए, ज्वाइनिंग आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ। इसका मतलब है अगर जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं आपके, किसमें, राज्यसभा में, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर आज मान के चलिए, आप चलिए 1 जनवरी सन 2025 को, 2025, 1 जनवरी 2025 को 12 मेंबर को आप मान के चलिए नॉमिनेट किया, किसने, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, किसी भी एक मेंबर को। अब वो मेंबर जो है नॉमिनेटेड हुआ, तो उसके पास 1 जनवरी 2025 में कहीं नॉमिनेट हुआ, तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मतलब 1 जुलाई 2025 ये डेट है। इसके बीच में 6 मंथ आए, 6 मंथ, इस बीच में वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, मगर अगर वो 1 जुलाई 2025 के बाद, मतलब 2 जुलाई को करता है, तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर शुड ज्वाइन द पॉलिटिकल एनी पॉलिटिकल पार्टी बिटवीन द 6 मंथ पीरियड, आफ्टर दैट ही इज नॉट अलाउड, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये 4 चीजें हमने देख ली किसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ में। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ काफी अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका डिसीजन एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन लेता है, तो डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज टेकन बाय स्पीकर इन लोकसभा। ये सब डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर, और इसके बाद राज्यसभा में कौन करेगा, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक केस है, मैं ऐसी बता देता हूँ आपको, किल्होतो होलोलन केस 1992 का। इसमें क्या है, देखिए, अभी स्पीकर और चेयरमैन जो है, आप देख रहेंगे चारों चीज जब काम कर रहे हैं, तो ये एक जुडिशियरी, क्वाजी जुडिशियरी बॉडी के टाइप काम कर रहे हैं। मतलब ये जुडिशियल काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिसीजन दे रहे हैं कि ये गलत है कि सही, ये रॉन्ग है कि राइट, ये जुडिशियरी का काम है। तो जुडिशियरी ने बोला कि ये जो आपका जो ये जुडिशियल रिव्यू के, ये जो, क्योंकि ये काम स्पीकर और चेयरमैन का जुडिशियरी क्वासी जुडिशियल है, इसकी वजह से ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, मतलब, ठीक है। मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर पेपर में आता है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप लोग अब कुछ नोट्स लिख लीजिए, काफी हम लोगों ने बातें कर ली आज, ठीक है, नोट्स बहुत सारा हो जाएगा एक साथ लिखाने को। फिर डिस्क्वालिफिकेशन लिखा था हमने, ये तो हो गया आपका। इसमें सबसे पहला लिखिए, क्या लिखेंगे आप,
आर्टिकल 102। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन फॉर, टाइटल है इसका कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या है कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शन लिख लीजिए। पहला एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन है आपका, पर्सन इज मिनिस्टर और पर्सन इज मिनिस्टर ईदर इन स्टेट गवर्नमेंट और इन यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका पहला एक्सेप्शन मैंने बताया आपको। वो मिनिस्टर होगा, पीएम होगा, सीएम होगा, तो उनको नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इफ एनी अदर ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बाय पार्लियामेंट, अगर कोई ऑफिस पार्लियामेंट एग्जेम्प्ट करते हैं तब। दूसरा क्या हो गया, इफ एनी पर्सन इज अनसाउंड माइंड, और ये अनसाउंड माइंड कौन बताएगा आपको, तो कोई एक कॉम्पिटेंट कोर्ट बताएगा। ठीक है, एक डिक्लेरेशन देगा कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए हैं वो अनसाउंड माइंड के हैं। थर्ड इज ही इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। फोर्थ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट लिखिए आप, ऑफ जो आपका हेडिंग होगा वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लिखिए इसमें, अंडर आर्टिकल 102 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज मैंशनड बट नॉट डिफाइंड। अगर आपके प्रीलिम्स में बोलता है या कहीं भी पूछता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंडर आर्टिकल 102 यही बस दिया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, मगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा क्या ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लॉजिक क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट implies that government is giving some profitable post to MPs। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन। अब आप लोग देख रहे होंगे एंटी डिफेक्शन हमारे देश में बहुत ही खतरनाक टाइप से बढ़ चुका है। आपका सबसे बड़ा एग्जांपल में एंटी डिफेक्शन का नहीं लग पाया या यूज कर रहे हैं लोग, वो क्या था, महाराष्ट्र में पिछले साल हमने देखा कितना टर्मोइल था। कभी एनसीपी बन जा रही है गवर्नमेंट बीजेपी के साथ मिलके, कभी शिवसेना बना ले रही है कांग्रेस के साथ मिलके, शिवसेना टूट जा रही है बीजेपी के साथ मिलके बना ले रही है। एक एनसीपी बन जा रही है, वो चले जा रही है कांग्रेस के साथ, दूसरी एनसीपी अजीत पवार की चली जा रही है बीजेपी के साथ मिलके, क्या एक नाथ शिंदे की गवर्नमेंट बन जा रही है। तो ये बहुत ही, ये एकदम ही कंसर्न वाली चीज है। तो आप लिखेंगे इसमें, मैं लिखा रहा हूं आपको, डिफेक्शन हैव बिकम द सीरियस कंसर्न इन इंडिया। डिफेक्शन हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, कॉमा, द फिनोमिना ऑफ आया राम गया राम। लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, आया राम गया राम, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी ऐसा समझ ही नहीं आया था क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इलेक्शन कैसे चल रहे हैं वहाँ। हैज़ बिकम वन ऑफ द डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ, हैज़ बिकम वन ऑफ द डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री कल्चर। क्या क्यों होता है डिफेक्शन, तो देखिए दो मेन, आया राम गया राम वाला जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो क्यों, मनी और पावर के लिए। एक क्या होता है, मनी से हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद लेते हैं किसको, एमपीज को, एमएलए को, एमएलए ही ज्यादा होता है, एमएलए खरीद लेते हैं। दूसरा है पावर, क्या है, पार्टी फैक्शन टूट जाते हैं, जैसे हमने किसमें देखा, महाराष्ट्र में, क्योंकि उनको पावर चाहिए था, एक नाथ शिंदे सीएम बन गए। भाई शिवसेना तो पहले भी सरकार में थी, उद्धव ठाकरे तो पहले भी सीएम थे, बट क्या हुआ, द रीजन वॉज पावर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और उससे होता क्या है, इट लीड्स टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है देश में। ठीक है, इंस्टेबिलिटी। नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन एंटी डिफेक्शन।
पहला पॉइंट लिखिए, एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ बोथ द हाउस। सेकंड पॉइंट लिखिए, एप्लीकेबल फॉर ऑल इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो स्पीकर होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए स्पीकर का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। स्पीकर में ऐसा होता है, मान के चलिए लोकसभा में स्पीकर चुन के आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में स्पीकर चुन के आए हैं। ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही होंगे, वो न्यूट्रल तो होते नहीं है हमारे देश में। जो ब्रिटेन या यूएसए में क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, जैसे ही वो स्पीकर बनता है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन कर देता है ब्रिटेन में। बट इंडिया में वैसा नहीं होता है। बट इंडिया में एक यहाँ पे दिया गया है कि आप जब स्पीकर ऑफ इंडिया बनते हैं तो आप चाहें तो अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन कर सकते हैं, और उनका रिजिग्नेशन जब होगा पॉलिटिकल पार्टी का तो उनको क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। पहले मैंने बताया था क्या आपको, कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आता है और अगर वो उससे रेजिग्नेशन दे देता है तो उसको क्या मानते हैं, हम उसको डिस्क्वालिफाइड मानते हैं। बट देयर इज एन एग्जेम्पशन इन द केस ऑफ स्पीकर। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन कर देते हैं टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ये दिया गया है कि वो स्पीकर रहेंगे, ठीक है, उन 5 साल के लिए। बट अगर अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे उसी टाइम में छोड़ के, तब वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है एंटी डिफेक्शन, कि वो एंटी डिफेक्शन इज एप्लीकेबल टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ क्या, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ऑल्सो। इसमें एक्सेप्शन एक ही है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ ये नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है बट वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में है करके चेयरमैन है राज्यसभा के। ठीक है, तो उनके ऊपर नहीं होगा एप्लीकेबल ये। ठीक है, फिर लिखिए सेकंड पॉइंट लिखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपीज। ठीक है, इसमें लिखेंगे सबसे पहला, ये सब बता दिया हूं मैं, पहला लिखेंगे इलेक्टेड फ्रॉम पार्टी टिकट। इसमें क्या है, लिखिए दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन 2 ग्राउंड्स। पहला है ऑन वोटिंग। इसका मतलब, ऑन वोटिंग का मतलब क्या है, जो मैंने बताया था कि, लिखिए इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट goes against the whip of the house, the whip of the party, he gets disqualified। अगर वो whip of the party के अगेंस्ट जाते हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड लिखिए इफ अ मेंबर वॉलेंटियरली वॉलेंटरली 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 क्या करते हैं, अपने मेंबरशिप को अपने पॉलिटिकल पार्टी के छोड़ देते हैं तो भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, वॉलेंटरली देख, टंग स्लिप हो रहा है मेरा। ठीक है, द मेन कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन, नहीं चलिए इस पॉइंट को रहने दीजिए। ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा लिखिए अब आप, नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें मैंने बताया था ना 6 महीने का रहता है जो टाइम, तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहला लिखिए, 2 पॉइंट, 2 इसमें टाइप है तो पहला पॉइंट लिखिए आप, दोज हु वर मेंबर ऑफ पार्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, those who were member of party during the time of nomination, comma, they will be disqualified and similar rules will apply which are applicable to elected member। second point लिखिए, who is not a member of any party, if they want to join any party they can join, but within initial 6 months, full stop। But if they join any political party after 6 months of membership of the house, they will be disqualified। फिर चौथा लिखिए आप, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इसमें लिखिए दे कैन नॉट ज्वाइन एनी, क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी if they join any party
कॉमा इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड ऑन द वोटर्स, कॉमा करके लिखिए ऐसा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भाई आपको, अगर आप निर्दलीय लड़के आए हैं और आपको इतना सपोर्ट करके लोगों ने जिताया है, तो कुछ रीजन रहा होगा कि वहां पे उन्होंने क्या पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जिताया। तो आप क्या कर रहे हैं, लोगों के ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मैंने बता दिया है डिस्क्वालिफिकेशन आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, हो गया। फिर आज की क्लास में हम लोग ज़्यादा टॉपिक और देखने की कोशिश नहीं करते हैं, एक आध टॉपिक और देख लें क्या। जस्ट अ सेकेंड। चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं, जो ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ऑफिस में कौन कौन आएगा, लोकसभा, राज्यसभा के लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन का देखेंगे हम लोग, और अगर वैकेंसी होती है सीट की तो क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को समझना है, हु इज द स्पीकर ऑफ द हाउस, कौन स्पीकर होता है हाउस का। तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो इलेक्ट कहाँ से होते हैं, तो ही इज इलेक्टेड, आप लिखते जाइएगा, द स्पीकर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड एज द the presiding officer of the Lok Sabha is called as the speaker of the हाउस। ठीक है, स्पीकर का जो ऑफिस है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है, इसके बाद कौन इलेक्ट करता है, तो लिखिए ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है उन्हीं के वही उनको इलेक्ट करते हैं, किसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर ऑफ द हाउस को। ठीक है, इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, ये माना जाता है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, काम क्या होता है, तो द वर्क ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस इज टू मेंटेन द डिस्कशन, जो डिस्कशन हो रहा है लोकसभा के अंदर उसको मैनेज करना, कॉमा डिबेट्स को मैनेज करना, कॉमा वोटिंग जब होती है किसी भी एक्ट के ऊपर, बिल के ऊपर, वो वोटिंग को कंडक्ट करवाना, कंडक्टिंग वोटिंग एंड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस। तो आप लिख सकते हैं, द मेन वर्क ऑफ अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज टू मेंटेन द टू टू मेंटेन द डिस्कशन, डिबेट्स, वोटिंग एंड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस। ठीक है, अब मेंटेन डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा, लोकसभा में जो रूल्स हैं उनको एनफोर्स करते हैं कौन, आपका लोकसभा के स्पीकर। कोई भी बिहेवियर खराब रहता है किसी मेंबर का, तो आपने देखा होगा स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए निष्कासित कर देते हैं लोकसभा से, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। ही गिव्स द परमिशन फॉर डिबेट। मेंबर किसी भी मुद्दे पे अगर डिबेट करना चाहेंगे, तो कौन डिसाइड करेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे पे लोकसभा पे डिसीजन होगा कि नहीं होगा, तो वो डिसाइड करेंगे आपका कौन, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखिए, ही डिसाइड्स द इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो ये कौन डिसीजन देता है, तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसीजन जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही देता है। ठीक है, अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा बोल दिए कि ये मनी बिल है, तभी उसको हम मनी बिल मानेंगे, अगर नहीं बोले तो फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। ठीक है, चौथा लिखिए, यूजेस कास्टिंग वोट। क्या लिखेंगे, चौथा यूजेस कास्टिंग वोट, ये पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर पढ़ रहे हैं हम। अब चौथा जो यूजेस कास्टिंग वोट है, इसका मतलब जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं वो तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें किसी पार्टिकुलर बिल के लिए वोटिंग हो रही है और वहां टाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, मतलब बीच में फंस जाएगी बात, दोनों वोट बराबर है, तब ये अपना कास्टिंग वोट यूज करेंगे। कास्टिंग वोट से क्या होगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में इनको बस अलाउड है कि अपना वोट कर सकते हैं, तो कास्टिंग वोट से डिसीजन हो जाएगा, वो जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी है, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ही डिस्क्वालिफाइज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को, क्या बता दिया था कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, आपके स्पीकर ऑफ द हाउस। अगर आप बोलते हैं रिमूवल ऑफ स्पीकर कैसे किया जाएगा, तो स्पेशल मेजॉरिटी लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ स्पीकर करके पॉइंट में, स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है रिमूवल
किसका? स्पीकर का, ठीक है। 50% ऑफ द टोटल लोकसभा मेंबर, मतलब इसमें 200 543 लोग हैं तो उसके आधे, मतलब 273 लोग कहीं वोट करेंगे रिमूवल फॉर द स्पीकर के लिए, तभी स्पीकर जो है वो रिमूव होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका आता है, लिखिए जो दूसरा पॉइंट है वो लिखिए आप डिप्टी स्पीकर। क्या लिखेंगे? डिप्यूटी स्पीकर। डिप्यूटी स्पीकर का काम क्या है? जब स्पीकर हाउस में प्रेजेंट नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा में स्पीकर की जगह पे बैठते हैं, ठीक है। इनके पास पूरी सिमिलर अथॉरिटी होती है, अगर वो स्पीकर के पोजीशन में बैठे हैं उस टाइम सेम पावर होता है स्पीकर के बराबर, कोई वो नीचे नहीं होते हैं स्पीकर से जब वो बैठते हैं किस पे? सीट पे स्पीकर के, ठीक है। और ये मनी बिल और सारी चीज़ों को हैंडल भी करते रहते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे AIADMK के आपके एम थम्बी दुरई जो थे ना, 2014 से लेके 2019 तक के डिप्टी स्पीकर थे हमारे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेयरमैन के बारे में, अब नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट में मैंने बता दिया था ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, तो वो अलग से हमने देख लिया है प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट को। अब यहाँ एक हम लोग जो तीसरा हम लोग देखेंगे उसको लिखिए डिप्यूटी चेयरमैन। ये डिप्टी चेयरमैन का जो ऑफिस होता है, डिप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस, ये ऑफिस होता है अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो अगर अवेलेबल नहीं है या नहीं बैठे हैं अपनी सीट पे इन द सीट ऑफ चेयरमैन, तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग को कौन कंडक्ट करता है? तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते हैं आपके वाइस जो डिप्टी चेयरमैन है वो है। उनका भी काम सिमिलर होता है, बट वो आप नहीं बोल सकते कि वो सिमिलर पोस्ट पे है, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बताया था डिप्टी स्पीकर सिमिलर पोस्ट में माने जाते हैं स्पीकर के, तो एस चेयरमैन की पोस्ट पे भले ही बैठते हैं डिप्टी चेयरमैन, बट वो चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होते हैं, तो वो सिमिलर पोस्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। राज्यसभा में बिल डिबेट कुछ भी आता है उसको ये देखते हैं। अभी कौन है हमारे डिप्टी चेयरमैन हमारे देश के? तो आपको पता होना हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, 2018 से अभी तक वही है, प्रेजेंट तक वही है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। अब वैकेंसी, तीसरा ये दोनों टॉपिक हो गया आपने देख लिया। अब चौथा, कितना टॉपिक हो गया? चार, हाँ, चौथा टॉपिक देख लेते हैं, वो है आपका वैकेंसी ऑफ सीट इन पार्लियामेंट। वैकेंसी ऑफ सीट इन पार्लियामेंट 5 अलग अलग चीजों से होता है, ये आप लिख सकते हैं। पहला हो गया रेजिग्नेशन, दूसरा हो गया डेथ, तीसरा हो गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 और 191 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चौथा हो गया आपका एब्सेंस विदाउट परमिशन। ये सब ऐसे ही लिखिए आप, प्रीलिम्स मेंस किसी में भी आ सकता है, एब्सेंस विदाउट परमिशन। फिर आपका हो गया डुअल मेंबरशिप, ये किसके अंडर दिया? आर्टिकल 101 के अंडर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5 जो अलग अलग वैकेंसी ऑफ द सीट, कब आपका सीट को खाली किया जाएगा। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए कोई है वो रिजाइन कर देता है तो उनकी सीट वेकेट हो जाएगी, ये तो एकदम सिंपल है, समझने का कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें ज़्यादा। डेथ का मतलब क्या होता है? अगर किसी एमपी की डेथ हो जाती है तो भी वो सीट खाली हो जाएगी, ये दो लॉजिक तो एकदम क्लियर है। तीसरा हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल कन्विक्शन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो सीट वेकेट हो जाएगी, वो भी एक पूरा हमने टॉपिक देखा, उसके कारण भी ये वाले टॉपिक में हमने देख लिया। एब्सेंस विदाउट परमिशन, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिनों तक, मतलब अगर 60 दिनों तक क्या लगा हमारा संसद, मतलब एक बार संसद लगता है 20 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए, तो टोटल 60 डेज तक कॉन्जिक्यूटिव 60 डेज संसद लगा, जब भी कितने भी सेशन हो, चाहे विंटर सेशन, ये सेशन, तीनों सेशन मिला के, और उसमें वो एक दिन भी प्रेजेंट नहीं रहे तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 दिनों तक आप लिख सकते हैं इफ एन एमपी, इसमें लिख लीजिए इफ एन एमपी कंटिन्यूअसली इज एब्सेंट फॉर 60 days देन द सीट वेकेट्स, ठीक है। डुअल मेंबरशिप, अरे ये वाले में लिखना है 60 भाई, इसमें नहीं, ये इसमें एब्सेंस विदाउट परमिशन में, ठीक है। परमिशन के बिना, परमिशन लेके गए हैं, कुछ दिक्कत है, हेल्थ इशू है, तब बात अलग है। अगर परमिशन नहीं है, आप आ ही नहीं रहे संसद में,
तो ऐसा दिक्कत है। अभी सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था ऐसा, जब वो थे तो लगातार नहीं आए थे, फिर आखिरी डे में वो 2-3 दिन ही बचा था, तब वो आके एक दिन मेंबर्स वहाँ बैठे थे राज्यसभा में। तो ये होना नहीं चाहिए। इतना गवर्नमेंट का पैसा लग रहा, हमारे हार्ड अर्नड टैक्स मनी जा रहा है, उसके लिए एक एक दिन पे एमपी पे कितना खर्चा होता है वहाँ पे, एक एक दिन पार्लियामेंट चलाने पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एमपी को एक अपना रेस्पेक्टिव ये होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि हमारे देश के लिए हम एमपी बने हैं तो हमको हर दिन प्रेजेंट होना चाहिए। डुअल मेंबरशिप मतलब अगर कोई एमपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर बन जाए तो एक सीट को छोड़ना पड़ेगा उनको, ठीक है, अंडर आर्टिकल 101 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया, ये भी खत्म टॉपिक। ठीक है, और कुछ कुछ आपका बता देता हूं मैं, कुछ हो तो। स्पीकर के बारे में आप लोग कुछ कुछ लिख लीजिए। चलिए, स्पीकर का लिखिए स्पीकर। ठीक है, जहाँ पे स्पीकर आपने लिखा वहीं नोट करके लिखते जाइए 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, ऑफिस ऑफ स्पीकर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ डिग्निटी and it stands only second to PM and above all the कैबिनेट मिनिस्टर। अगर आप रैंकिंग में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के जस्ट नीचे आते हैं स्पीकर, और सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर आते हैं मिनिस्टर, जो आपके स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक है, इसके बाद ही इज द आर्बिटर, ARBITER, आर्बिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड द हाउस। संविधान को डिसिफर करने वाला, समझने वाला आदमी, समझाने वाला आदमी जो पार्लियामेंट के अंदर है वो स्पीकर होते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिए, स्पीकर्स कंडक्ट कांट बी डिस्कस्ड इन द हाउस एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंटिव मोशन और हिज रिमूवल। स्पीकर का डिसीजन, कोई भी चीज के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, ये आपको बताना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, चौथा, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड ऑफ द हाउस विदाउट द nothing goes on record of the house without the permission of speaker। पांचवा लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अ बिल विल बी अ मनी बिल और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय स्पीकर। छठवा लिखिए, ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी ऑफ द सीट मैंने बता ही दिया आप लोग को। हो गया आज की क्लास में। अब हम लोग और कोई टॉपिक नहीं देखेंगे। आज के क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक देख लिए। आप लोगों को और मैं बताना चाह रहा हूँ, अब 10 से 12 क्लासेस हो गई हैं, आप लोग रिवीजन करिए पहली क्लास में जो पढ़ा है हमने। आज का दिन आप इसको पढ़ने के बाद सारे के सारे क्लास के नोट्स को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को फिर से जाके देखेंगे, वहाँ समझेंगे कि क्या है। और कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरे को आप कांटेक्ट करेंगे। अगर मैं मेरे को डीएम कर दीजिए आप टेलीग्राम में, या डायरेक्टली आप मेरे को कॉल कर दीजिए, सो दैट आई कैन कॉल यू और हम लोग डिस्कस कर सकें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।